सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जेके अनिल सारण में। अपने कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय दूसरा पढ़ रहे थे, जिसमें हम संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी का जो कालक्रम है, जिसको कि मध्यकालीन भारत बोला जाता है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस अध्याय से जुड़े हुए हमने कुछ टॉपिक के वीडियो पहले देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो दिए हुए हैं, आप उन वीडियो को ज़रूर देखें ताकि ये अध्याय आपके अच्छी तरह समझ में आए। साथ ही इस चैनल को अगर पहली बार सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपने मुख्य टॉपिक मुगलकालीन भारत है। आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम भारत के अंदर जो मुग़ल सत्ता रही, वो मुग़ल सत्ता किस प्रकार की थी। मुग़लों ने जो राज किया काफ़ी लंबे समय तक, हम कह सकते हैं 1526 से लेकर 1858, यानी काफ़ी लंबा समय हो जाता है। इस लंबे समय तक भारत के अंदर ये मुस्लिम सत्ता, मुग़ल कहलाते थे, इनके रूप में इन्होंने सत्ता भारत में की थी। तो इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि आखिरी जो सल्तनत वंश का वंश था, लोधी वंश, उसमें इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी का बाबर से युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में, जिसको कि पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहते हैं। उस पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। तो बाबर के जीत होने से भारत में पहली बार मुग़ल वंश का नींव डली, मुग़ल वंश की सत्ता स्थापित हुई। तो देखें, अध्ययन करें, इसको पढ़ते हैं अपने। बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को परास्त कर भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बना। तो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। वह तुर्क मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। चुगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ मंगोल सेना नायक चंगेज़ खां के वंश से भी इसका ताल्लुक था, क्योंकि इसकी माँ चंगेज़ खां की वंशज थी। तो ये चंगेज़ खां और तैमूर दोनों का ही वंशज माना जाता है। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसका पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा। फरगना एक जगह है अफगानिस्तान की तरफ, वहाँ का ये शासक बना और इसने क्या उपाधि धारण की? बादशाह, यानी बादशाह की उपाधि धारण करने वाला वह पहला तैमूर वंशीय शासक था। ये महत्वपूर्ण है। यानी अब जो राजा या महाराजा थे उनको क्या कहा जाने लगा? उनको बादशाह कहा जाने लगा। और सल्तनत काल में उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था सुल्तान। तो जब बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया तो अब उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी मेवाड़ में महाराणा सांगा। उस समय मेवाड़ राजस्थान का एक हिस्सा है। तो मेवाड़ में उस समय सिसोदिया वंश के राणा सांगा शासन कर रहे थे। तो ये उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बाबर के सामने। तो बाबर ने युद्ध करने की ठानी और वो युद्ध के लिए चला राणा सांगा से, और उनका खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा का युद्ध हुआ 1527 में। यह युद्ध तुलगुमा पद्धति से लड़ा गया, एवं जिहाद का नारा दिया गया। देखिए, ये पहला युद्ध था जो कि तुलगुमा पद्धति से लड़ा गया था। तुलगुमा पद्धति क्या थी? इससे पहले जो लड़ाइयाँ होती थी ना, वो बिल्कुल आमने सामने सैनिक होते थे, उनकी होती थी। इधर एक के सैनिक होते थे, दूसरी तरफ दूसरे के सैनिक होते थे और वो लड़ाई होती थी। लेकिन बाबर ने एक नई पद्धति ईजाद की। इसमें क्या हुआ कि ये ना पहली बार भारत के अंदर है ना तोप लेके आया। तो तुलगुमा जो पद्धति थी, इसमें पहली बार भारत के अंदर जो बाबर था उसने
तोप खाने का प्रयोग किया था, बारूद का उपयोग हुआ था, घोड़े दागे गए थे युद्ध में, तो सेना में आगे आगे क्या होती थी, तोपें होती थी, उनके पीछे हाथी होते थे और फिर बाकी सेना होती थी, और उस सेना के दोनों ओर घुड़सवार सेना होती थी, और एक अतिरिक्त सेना पीछे से वार करने के लिए रखी जाती थी। तो इस प्रकार इस पद्धति का उपयोग करके ये आक्रमण किया जाता था, जिसको कि तुलगुमा पद्धति कहा गया, और इसको धर्म से जोड़कर जिहाद का नारा भी दिया गया। विजय होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 1528 में बाबर ने चंदेरी के मदनी राय को परास्त किया। 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को परास्त किया। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई। इसे यमुना के किनारे आगरा में रामबाग में दफनाया गया। बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका नाम बाबरनामा या तुझके बाबरी थी। ये पुस्तक बाबर द्वारा खुद लिखी गई थी तुर्की भाषा में अपनी दिनचर्या के बारे में। इसका नाम था बाबरनामा या तुझके बाबरी। बाद में अब्दुल रहीम खान ने इसे फारसी में अनुदित मतलब इसका अनुवाद किया था। तो बाबर था जिसने कि भारत में मुगल वंश की नींव डाली। अगला जो शासक था वो था इसका बेटा हुमायूं। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हुमायूं ये बाबर का बेटा था। बाबर के बाद उसका पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं शासक बना। जब बाबर मरा था तो इसने अपने बेटे हुमायूं को कहा भी था, ये बड़ा बेटा था इसको कहा भी था कि जो तेरे भाई हैं उन भाइयों के साथ भी तू न्याय करेगा, उनको भी कुछ शासन कुछ क्षेत्र सौंपेगा साम्राज्य के। इसलिए हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार दिया, अस्करी को संभल दिया, हिंदाल जो इसका भाई था उसको अलवर में मेवात, और इसका चचेरा भाई सुलेमान था उसको बदखवा प्रदेश इसने दिया था। हुमायूं ने दीनपना नामक नगर की स्थापना की थी। उसे मालवा व गुजरात पर आक्रमण किया, और हुमायूं को जो सबसे ज़्यादा भयंकर आक्रमण का सामना करना पड़ा वो था अफगान शासक शेर खां के आक्रमण। अफगान शासक शेर खां, जिसे कि शेर शाह सूरी भी कहा जाता है, इसके आक्रमण का हुमायूं को सामना करना पड़ा। शेर खां और हुमायूं के बीच दो युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था चौसा में, बक्सर के निकट चौसा में एक युद्ध हुआ 1539 में, जिससे क्या हुई, मुगलों की पराजय हुई, यानी हुमायूं हार गया और इसे अपना राजतंत्र छोड़ के भागना पड़ा। तो भारत में मुगल सत्ता क्या हो गई, खत्म हो गई। एक बार के लिए, पूरी तरह खत्म नहीं हुई, एक बार के लिए खत्म हो गई। यानी क्या हुआ कि देखो, पहला इसका शासक था बाबर, दूसरा था हुमायूं। लेकिन हुमायूं क्या हुआ, अफगान शासक शेर शाह से हार गया और भारत में मुगल वंश की जगह सूरवंश, क्योंकि इसका नाम क्या था, शेर शाह सूरी था, ये सूरी वंश था, सूरवंश था। तो भारत में मुगल वंश खत्म हो गया और शेर खान ने सूरी वंश स्थापित किया। लेकिन ये सूरी वंश था ना, ये केवल 15 सालों के लिए था। बाद में हुमायूं लौट आया और इसने दोबारा से है ना मुगल सत्ता स्थापित कर ली। इसलिए हम इसको लगातार पढ़ते हैं कि पहले बाबर, फिर हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, फिर अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, ऐसे हम लगातार पढ़ते हैं। लेकिन क्या हुआ था कि बाबर और हुमायूं, यानी हुमायूं के बाद में कुछ एक सालों यानी 15 सालों तक भारत में सूर साम्राज्य रहा था। लेकिन मरने से पहले हुमायूं ने दोबारा से इन्हें सूरवंश के राजाओं को हरा दिया था और दोबारा से भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। तो हम थोड़ा सा दोबारा इसको देख लेते हैं कि हुमायूं और अफगान शासक शेर खां के मध्य बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 1539 में युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की पराजय हुई। चौसा की जीत के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलाए। शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद खां था। 1540 में एक और युद्ध होता है हुमायूं और शेर शाह के मध्य, जिसको कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में भी हुमायूं की हार हुई, हुमायूं हार गया और भाग गया।
दिल्ली की सल्तनत शेर शाह के अधिकार में चली गई, यानी भारत में मुगल सत्ता समाप्त हो गई और भारत में शेर शाह का राज्य यानी अफगान शासक शेर शाह के नाम से सूरी वंश या सूरवंश का शासन चलने लगा। निर्वासित जीवन में अब हम हुमायूं का ही पढ़ रहे हैं। निर्वासित जीवन में उसने भटकल के निकट शेख अली अख्तर की लड़की हमीदा से शादी की, जो आगे चलकर अकबर की मां बनी। धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार व काबुल को जीता, यानी अब ये वापस लौट रहा है और लौटते लौटते ये वापस जो है वो दोबारा से जीत दर्ज करना इसने शुरू की। हुमायूं को पुणे जीतने के प्रयास हिंदुस्तान को पुणे जीतने के प्रयास में 1555 में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। उसने नसीब खां व ततार खां के नेतृत्व वाली अफगान सेना को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हराकर पंजाब पर अधिकार कर लिया। जून 1555 में सरहिंद के निकट उसने अफगानों को फिर परास्त किया। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगलों का नेतृत्व बैरम खां ने किया। तो ये इन दोनों के मध्य दोबारा से युद्ध होना शुरू हो गया था। वैसे तो देखो 1540 में शेर शाह आता है, फिर 1544 में शेर शाह की मृत्यु हो जाती है, फिर शेर शाह के बाद बैराम शाह सूरवंश का शासक होता है और उसी के साथ इसका युद्ध होता है। तो पढ़ते हैं इसको आगे। बैराम खां ने किया। इसके बाद 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यानी 1540 में जब कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में ये हार गया था और भाग गया था, उसके बाद 15 साल बाद में ये वापस लौटा जीतकर और 1555 में हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यानी दोबारा से इसने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की। लेकिन कुछ समय बाद ही 1556 में दीनपना में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल गया और गहरी चोट के कारण ये मर गया। तो यानी हुमायूं जो था ना, इसका पूरा जीवन संघर्ष में ही बीता था। हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था, वह ज्योतिष में आस्था रखता था, इसलिए उसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। तो ये था पूरा इसका जीवन काल। ठीक है, अब अपने थोड़ा है ना, जो बीच में 15 साल है सूर साम्राज्य आया था ना, शेर शाह सूरी, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि उसने 15 साल भारत में क्या काम किए, किस तरह से अपना शासन चलाया। तो हम बीच में मुगल शासन को छोड़कर अब एक बार सूर साम्राज्य का थोड़ा अध्ययन करते हैं। सूर साम्राज्य की स्थापना फरीद या शेर खां या शेर शाह ने की थी। जो कि हसन का पुत्र था, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम का जमींदार था। दक्षिण बिहार के तत्कालीन शासक बहार खान ने नियत्ते फरीद द्वारा शेर मार दिए जाने पर उसे शेर खां की उपाधि दी थी। यानी इसका बचपन का नाम फरीद था, लेकिन बाद में इसने एक बार शेर को मार दिया था, तो बहार खान ने, जो कि बिहार का शासक था, उसने इसे शेर खां की उपाधि दी। इसका साम्राज्य पश्चिमी कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियां तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। मालवा भी शेर शाह ने जीत लिया था। तो इसने हुमायूं को हराने के बाद में मालवा को भी जीत लिया था। इसी तरह उस समय मारवाड़ में मालदेव, मारवाड़ राजस्थान का एक भाग है, आजकल का जो जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर का हिस्सा है, वो कालांतर में मारवाड़ कहलाता था। तो वहाँ पर मालदेव का शासन था। 1544 में मालदेव को हराकर शेर शाह ने अजमेर, जोधपुर और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। शेर शाह ने मालदेव से युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता था, यानी जो मालदेव था उससे बहुत ही मुश्किल से युद्ध जीता था। मालदेव एक बहुत ही छोटा सा शासक था और बहुत ही छोटी सी इसकी सेना थी, जबकि शेर शाह सूरी एक बड़े साम्राज्य का बादशाह था और इसके पास सेना भी बहुत बड़ी थी। लेकिन फिर भी मालदेव ने युद्ध के अंदर इसको आसानी से जीतने नहीं दिया, इसको बड़े ही संघर्ष करना पड़ा और धोखेबाजी से ये शेर शाह मालदेव को हरा पाया। धोखेबाजी किससे? जो इसके मालदेव के जो 2 सेनापति थे, उनको धोखे से इसने अपने साथ मिला लिया था और उनके धोखे से इसने मालदेव को हराया था। तो बड़ी मुश्किल से जीता था। इस युद्ध में जेता कुंपा ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया। मालदेव के 2 सेनापति थे, जेता और कुंपा। 2 तो इसके साथ मिल गए थे मालदेव शेर शाह के, लेकिन 2 सेनापति ऐसे थे जिन्होंने बड़ी ही वीरता से युद्ध लड़ा था। तभी शेर शाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। तो ये इस संघर्ष के बाद इसने कहा था
कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, यानी मुट्ठी भर बाजरा क्या था, एक छोटा सा क्षेत्र अजमेर जोधपुर मेवाड़ का छोटा सा क्षेत्र, यानी मुट्ठी भर बाजरे के समान नहीं है कि मैं इतने से बाजरे को पाने के लिए, यानी इतने छोटे से क्षेत्र को पाने के लिए युद्ध हारते हारते बचा। यानी अगर युद्ध हार जाता तो मैं निश्चित रूप से हिंदुस्तान की सल्तनत या हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता। तो इसने इस युद्ध के बाद ये कहा था। मेवाड़ पर उसका सांकेतिक अधिकारी हो पाया। 1544 में कालिंगर के युद्ध के दौरान बारूद के विस्फोट होने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह के बाद इस्लाम शाह ने 1553 तक शासन किया, लेकिन बाद में अयोग्य उत्तराधिकारियों के आपसी संघर्ष से सूर साम्राज्य का पतन हुआ। शेरशाह के सुधार एवं निर्माण प्रसिद्ध है। उसने भूमि, तो हम शेरशाह ने कई प्रकार के सुधार किए थे। अल्पकाल में इसका शासन रहा, लेकिन इस अल्पकालीन समय में भी उसने कई प्रकार के सुधार किए। उन सुधारों के बारे में हमें देखते हैं कि इसने किस प्रकार के सुधार किए। उसने कई प्रकार के सुधार किए। उसने भूमि माप व लगान को व्यवस्थित कर गल्ला बख्शी या बंटाई, नस्क, मुक्ताई या कंकूत और नगदी या जब्ती प्रणाली प्रचलित की। ये भूमि को माप के लगान को वसूलने की कई पद्धतियां थी। उसने 4 बड़ी सड़कें और अनेक सरायों का निर्माण करवाया। उसकी सबसे लंबी सड़क बंगाल के सुनार गांव से लेकर पेशावर तक थी, जिसका अस्तित्व आज भी है। यानी इसकी बनाई हुई जो सड़क है वो आज भी है। इस सड़क को ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है। इस सड़क को जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। मुद्रा व ढलाई में सुधार करते हुए उसने तांबे का 380 ग्रेन का दाम और चांदी का 178 ग्रेन दाम का रुपया भी जारी किया। यानी उसने नए सिक्के चलाए। सासाराम में एक झील के मध्य अपने मकबरे का निर्माण करवाया। यह मकबरा डमरू की आकृति वाला दिखाई पड़ता है, जिस पर के हिंदू मंदिर का प्रभाव है। तो ये था सूर साम्राज्य और उसके द्वारा किए गए प्रमुख सुधार। तो ये हमने आज पढ़ा, जिसमें मुगल साम्राज्य में हमने बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ा और साथ ही हमने सूर साम्राज्य के बारे में पढ़ा। तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा, ऐसी मुझे आशा है। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।